हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। लिक्विडिटी इज हाइएस्ट इन अग्रेसिव अप्रोच, प्रॉफिटेबिलिटी इज हाइएस्ट इन कंजर्वेटिव अप्रोच, liquidity is lower in matching approach, profitability is higher in aggressive approach। देखिए, आप सब ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा होगा। इसमें दो तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। ये आपको पता है। लॉन्ग टर्म में आप क्या पढ़ते हो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और शॉर्ट टर्म में आप क्या पढ़ते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है कि जो भी आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके वर्किंग कैपिटल हैं इसमें जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अलग अलग चीज़ों पे पड़ता है, जैसे लिक्विडिटी, रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी और टोटल कॉस्ट। किसी भी बिजनेस के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल होता है अगर हम उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, रिस्क और टोटल कॉस्ट, ये चार चीज़ों पे मेन प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि इसकी जो वर्किंग कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो कितना आप रख रहे हो। अगर आप वर्किंग कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो अपने पास कम रख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी, जिसे हम लिक्विडिटी क्राइसिस कहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग इम्पैक्ट हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के, वो पढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्किंग कैपिटल में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, लिक्विडिटी, रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी और टोटल कॉस्ट, ये चार मेन कंपोनेंट हैं जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लिक्विडिटी में क्या चेंज होगा और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंज होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बार सारे स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लिक्विडिटी इज हाईएस्ट इन अग्रेसिव अप्रोच। अब आपको अग्रेसिव अप्रोच पता होना चाहिए। अग्रेसिव अप्रोच का क्या मतलब है कि जब हम फाइनेंशियल जो हमारी ज़्यादातर जो फाइनेंशियल नीड है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं तभी तो एग्रेशन होगा। एग्रेशन का क्या मतलब है कि जो भी हमारी ज़्यादातर जो फाइनेंशियल नीड है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हम फंड करेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी हाईएस्ट नहीं होगी बल्कि लोएस्ट होगी, या लोअर हम कह सकते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास लिक्विडिटी ज़्यादा कहाँ होगी, हमने तो पैसा लगाया है ना, तो हमारे पास लिक्विडिटी कम बचेगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इज हाईएस्ट इन कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच का क्या मतलब है, कंजर्वेटिव अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम सेफ रहने की कोशिश करते हैं। जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत हमें होती है उसे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादातर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी फंड करते हैं लेकिन वो इमरजेंसी या रेयर केस होता है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच हमें क्या बताता है कि जितने भी हमारे फाइनेंस की ज़रूरत है उसे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम फंड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी है वो हाईएस्ट नहीं होगी बल्कि लोअर होगी। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिक्विडिटी इज लोअर इन मैचिंग अप्रोच। मैचिंग या हेजिंग इसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपकी टेम्परेरी करंट एसेट होता है उसको फंड करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, और जो भी आपके परमानेंट करंट एसेट होते हैं उनको हम फंड करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो यहाँ पे जो हमारी लिक्विडिटी होती है ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत ही कम होती है, ना तो एक्सेस होती है ना तो इनसफिशिएंट लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे होती है बैलेंस्ड लिक्विडिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विडिटी लोअर होगी मैचिंग अप्रोच में, ये गलत है। लोअर नहीं होगी बल्कि बैलेंस्ड होगी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर इन एग्रेसिव अप्रोच। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एग्रेसिव अप्रोच आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे फाइनेंशियल नीड होता है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए
कि जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं और लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, इसमें जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज की जो कॉस्ट होती है वो लोअर होती है और लॉन्ग टर्म की जो कॉस्ट होती है वो हायर होती है। क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, लो कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, यानी जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें चीपर पड़ रहा है और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है जिसमें ये कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एग्रेसिव अप्रोच में हायर होगी। क्यों होगी? क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और वो चीपर होता है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि इससे जो रिस्क ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टेज है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो लिक्विडिटी शॉर्टेज नहीं हो जाएगा, लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाता है, तो इसका रिस्क जो है बना रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है 4। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी? आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है इफ़ रिस्क फ्री रेट RF दिया हुआ है 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया रखा है 9% और बीटा दे रखा है 1.54। आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए, आपने CAPM मॉडल पढ़ा होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये जो RM माइनस RF है इसे ही हम कलेक्टिवली मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं, जो दिया गया है 9%। कैलकुलेट कर लेंगे। RF का वैल्यू देख लेते हैं, 6% है तो 6 हो जाएगा। बीटा कितना है? 1.54 और मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना दे रखा है? 9। कैलकुलेट कर लेंगे। 6 प्लस 4 9 36, 3 15 9 135 और 138, 13.86, 13 6 19, 19.86%। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। समझ में आया आपको? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ EBIT इज इक्वल टू 1120, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 320, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 700। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। आपके ऑप्शन है 3.5, 5.6, 1.25 या 1.625। तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, नोट कर लेते हैं। EBIT दे रखा है आपको 1120, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 320, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 700 और आपसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये फॉर्मूला है। तो ये कैसे निकालते हैं? हमने देखा है सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं? EBIT। EBIT में इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है हमें 320, EBIT दे रखा है 1120 और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 700। आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है और हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन और EBIT। तो EBIT तो हमारे पास है 1120, हमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना, तो निकाल लेंगे हम। देखिए, हमें ये पता करना है कि हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 1120 में 320 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 800। अब इस तरीके से भी देख सकते हैं, 1120 में 800 घटाएंगे तो 320 आएगा, तो इंटरेस्ट हमारा आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, फिर आप देखिए EBIT आया है। EBIT कैसे आया होगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया गया होगा
तभी EBIT आया होगा। तो हम इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो 700 प्लस 1120 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1820। ये आपको कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। समझ में आ रहा है? अब इस तरीके से देख लो, 1820 में माइनस करेंगे 700 तो 1120 आएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 1820। कट कर देंगे तो 182 को डिवाइड कर देंगे 112 से, तो एक बार लेके जाएंगे 112 होगा, 070 नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 बार जाएगा, 12 छंग 72, 6 कम 6, ठीक है। फिर 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार लेके जाएंगे, 12 दूना 24, 2 कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, ठीक, 0 बढ़ाएंगे, 12 पंजे 60, 5 बार लेके जाएंगे तो 12 पंजे 60, 5 एकम 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.625। ये आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ लीज के बारे में दे रखा है, लिस्ट 2 में आपको मीनिंग दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपको फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक दे रखा है, डायरेक्ट लीज भी दे रखा है। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको लीज पता होना चाहिए कि लीज क्या होता है। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लेसर एंड लेसी। लेसर कौन होता है? एसेट का ओनर होता है। और लेसी कौन होता है? जो उस एसेट को यूज़ कर रहा होता है। कैसे यूज़ कर रहा है? क्योंकि लेसर जो ओनर है एसेट का, वो उसे राइट टू यूज़ दे रहा है। ये यूज़ करने का अधिकार लेसी को दिया जाता है बाय लेसर। और लेसी क्या करता है बदले में? वो आपको लीज रेंटल पे करता है। जैसे आप किराए पे कार लेते हो तो कार के ओनर आप हो नहीं, कोई और कार का ओनर है, वो आपको कार यूज़ करने के लिए दे रहा है। राइट टू यूज़ दिया जाता है लीज एग्रीमेंट में, जिसे हम पट्टे के अनुबंध कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के लीज हैं, देख लेते हैं। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। ऑपरेटिंग लीज को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लीज। और सेल एंड लीज बैक जो है वो आपका फाइनेंस लीज का ही एक टाइप है। डायरेक्ट लीज कौन सा लीज होता है? जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है। एक एक करके सारा देख लेते हैं। वैसे मैंने फाइनेंस लीज और ये सब सारे लीज के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में सारे लीज के बारे में पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। देखिए फाइनेंस लीज क्या होता है? फाइनेंस लीज वो लीज है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पे जो एसेट की जो कॉस्ट होती है वो रिकवर हो जाती है। जैसे सपोज कर लो कि 10 लाख की 10,000 मान लेते हैं, फिलहाल 10 लाख नहीं लिखते हैं, छोटा अमाउंट लेते हैं। 10,000 की आपकी एसेट है और हर साल आपको 1,000 रुपये मिलता है, और जो लीज है वो 10 साल के लिए दी गई है। तो जाहिर सी बात है 10 साल बाद आपको उस एसेट की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। तो फाइनेंस लीज एक लॉन्ग टर्म लीज है जहाँ पे एसेट की कॉस्ट रिकवर हो जाती है, और इसमें जो लेसर होता है वो सारे जो रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है टू द लेसी। तो फर्स्ट का मैच कर देंगे 1 से, तो जिस भी ऑप्शन में 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऑपरेटिंग लीज जो है वो इसका उल्टा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ पे एसेट की कॉस्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही थोड़े समय के लिए है। फॉर एग्जांपल इसी में हम देखें, अगर सिर्फ 1 साल के लिए अगर मान लेते हैं कि लीज एग्रीमेंट किया गया, तो ये क्या होगा? ऑपरेटिंग लीज होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है और यहाँ पे एसेट की कॉस्ट रिकवर नहीं होती। तो अगर एसेट की कॉस्ट रिकवर नहीं होती तो यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो बी का 4th से मैच कर लेंगे। तो जिस भी ऑप्शन में बी का 4th नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लो। समझ में आया? नेक्स्ट है सेल एंड लीज बैक, देख लेते हैं। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है कि एक पर्सन अपने एसेट को पहले सेल कर देता है और उसी एसेट को बाद में लीज बैक कर लेता है। यानी कि जो स्टार्टिंग में लेसर होता है, एसेट का ओनर होता है, वही बाद में लेसी बन जाता है। लेसर बाद में लेसी बन जाता है, ठीक है। पहले एसेट को खरीदता है, फिर उसे बेच देता है और फिर उसी को वापस से लीज बैक कर लेता है।
तो इसे हम सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट कहते हैं। सी का मैच करा लेंगे थर्ड से। डायरेक्ट लीज क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होते हैं। जैसे आपने लीवरेज लीज पढ़ा होगा, जिसमें कोई बैंक होता है जो पैसे देता है और जो ओनर होता है वो पैसे लेके बैंक से तब जाके एसेट को लीज करता है। लेकिन डायरेक्ट लीज में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होता है, डायरेक्टली लीज पे कर दिया जाता है। तो फोर्थ का मैच कर लेंगे सेकंड से कि जो लीज होता है इसमें लेसर जो एसेट होता है उसको ओन करता है या एक्वायर करता है। तो इस तरीके से फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फेजेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। आपको बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कंट्रोल जो है उसका क्या सिस्टम होता है, किस सीक्वेंस में या किस स्टेप में इसको किया जाता है, यानी किस तरीके से आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो। ऑप्शंस देख लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ नेट बेनिफिट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट, अथॉराइजेशन फॉर प्रोग्रेसिंग एंड स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंट्रोल ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही हो जाएगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले बी हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, यानी फॉरकास्ट करेंगे हम कि हमें कितना कॉस्ट लग रही है, उसकी बेनिफिट क्या होगी। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। फिर हम उससे नेट बेनिफिट निकाल लेंगे, नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम जो भी पैसे हमें खर्च करने हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हम करेंगे। और आखिरी में हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। जो भी हमारा एक्सेस खर्च हुआ है तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। आपको बताना है कि कौन सा एनपीवी मेथड का मेरिट है। एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। कंसीडर ऑल कैश फ्लोज, कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, गिव मोर वेटेज टू फ्यूचर रिसीट, सेटिस्फाई द वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, नो रिलेशन विथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। देखिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमने दो तरीके के पढ़ा है, डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग। तो जब हम एनपीवी पढ़ते हैं तो वो डिस्काउंटिंग टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं या मेरिट है, वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कंसीडर ऑल कैश फ्लोज, तो ये मेरिट होता है एनपीवी का कि हम सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये भी सही है क्योंकि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए। नेक्स्ट है गिव मोर वेटेज टू फ्यूचर रिसीट, ये नहीं है, हम फ्यूचर रिसीट को ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं एनपीवी में। नेक्स्ट है सेटिस्फाई द वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल है, तो ये बिल्कुल सही है कि एनपीवी मेथड में हम वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, जो ये कहता है कि जो दो प्रोजेक्ट के एनपीवी हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। एनपीवी ऑफ टू प्रोजेक्ट कैन बी एडेड टुगेदर, ये वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट है नो रिलेशन विथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो ये गलत है। एनपीवी मेथड जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेशन रखता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके सामने दो टेक्निक हैं, एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमेशा आप एनपीवी को ही बेस्ट मेथड मानोगे क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ एन आई अप्रोच, जिसे हम नेट इनकम अप्रोच कहते हैं, ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि नेट इनकम अप्रोच का कौन सा अजम्पशन है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर इज नो टैक्स, risk perception of investor will not change by use of debt, change in capital structure does not affect market value of the firm, the business risk remain constant at every level of debt and equity mix। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, अलग अलग तरीके का अप्रोच आपने पढ़ा होगा, जिसमें से एनआई अप्रोच के बारे में आपको दिया गया है। एनआई अप्रोच एक रेलेवेंट अप्रोच है, ये आप सभी को पता ही है। डायग्राम में बना देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो सके। ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसे WACC भी कहते हैं, और ये है KD। आप ध्यान रखो कि KD और KE ये आपका कांस्टेंट होते हैं, ये आपको पता है। और NI अप्रोच जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो ये कहता है कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है
वो इंक्रीज करता है। ये मेन कंक्लूजन है इस थ्योरी का, समझ में आया? तो एनआई अप्रोच ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट को आप यूज़ करो ताकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम हो और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज करे। तो अब सारे अजम्पशन को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। पहला दिया है कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन है। एनआई अप्रोच ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है क्योंकि यहाँ पे टैक्स डिडक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है और इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो टैक्स। तो ये भी अजम्पशन बिल्कुल सही है कि कोई भी टैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप सोचो कि ज़्यादा डेट लगाने से रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर का अगर वो चेंज हो जाता तो क्या ये कांस्टेंट होता? नहीं होता। तो उस कंडीशन में इस तरीके से होता, देख रहे हो, ये जो के है ये बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बोला गया कि रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, कई बार लोग इसको भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एनआई अप्रोच जो है वो एक रेलेवेंट थियरी है। तो रेलेवेंट होने का क्या मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल इम्पैक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द फर्म या मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है द बिजनेस रिस्क विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी। देखिए ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। ये कह रहा है कि जो बिजनेस रिस्क है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, जो भी आप लेवल पे हो, जो डेट और इक्विटी का मिक्स कर रहे हो। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिस्क भी ज़्यादा बढ़ रहा है। डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो रिस्क भी बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, बिजनेस रिस्क कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ज़्यादा डेट यूज़ करने से रिस्क भी बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, ABC ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिर से 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको मेथड्स ऑफ रिस्क एनालिसिस दे रखा है और दूसरे लिस्ट में आपको मीनिंग दे रखा है। मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस में आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस दिया गया और ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। अब देखिए जब भी आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक पढ़ते हो तो उसमें आप रिस्क एनालिसिस के मेथड को ही पढ़ते हो। रिस्क का मतलब आप सभी जानते हो कि रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। जैसे जो भी इनफ्लोज हैं, क्या वो बिजनेस में सर्टेन है कि आपको बिजनेस में पैसा आएगा ही आएगा, प्रॉफिट होगा ही होगा? नहीं होगा। तो इसे ही हम रिस्क बोलते हैं। अब ये रिस्क के जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है। जैसे लेदर इंडस्ट्री में काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क है। मार्केट रिस्क हो सकता है, जैसे मार्केट में आपने देखा कि कुछ सालों पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो पूरे मार्केट में रिस्क है जीएसटी से रिलेटेड। इसी तरीके से कंपटीशन रिस्क होता है। एक और रिस्क होता है जिसे हम बोलते हैं रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे 2008 में आपने देखा किस तरीके से डिप्रेशन आया था तो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी रिस्क आ सकता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिस्क भी होता है जो पॉलिसी रिलेटेड होता है। जैसे आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो जब वो जनवरी में प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के तो उन्होंने कहा है कि वो हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे ताकि बाहर की कंट्री जैसे चाइना है वो यूएस में जो प्रोडक्ट है वो बेच ना पाए। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिस्क है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को, किस तरीके से आप किस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे इसको हम एनालाइज करते हैं। इसे हम रिस्क एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं या फिर मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। उसी मेथड में से कुछ मेथड यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए सेंसिटिविटी एनालिसिस एक तरीके से हम इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी होता है या फिर इस तरीके से आप शायद ना समझ पाओ, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे WACC, इसी तरीके से कंज्यूमर्स डिमांड, इसी तरीके से कैश फ्लोज, डिस्काउंट रेट्स और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और आप कुछ ले सकते हो जैसे कॉस्ट पर यूनिट और भी एक्स्ट्रा आप वेरिएबल्स ले सकते हो जो कि ऑपरेट करते हैं एक साथ।
यानी किसी भी प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन होगी वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है कि उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कैश फ्लो कितना आ रहा है, डिस्काउंट रेट कितना है, प्राइस क्या होगी, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस ये कहता है कि जो प्रोजेक्ट का आउटकम है उसको स्टडी करने की कोशिश करता है आफ्टर टेकिंग इनटू चेंज ओनली इन वन वेरिएबल्स। किसी एक वेरिएबल को लेके वो देखता है कि प्रोजेक्ट के आउटकम पे कितना प्रभाव पड़ेगा। सपोज कर लो कि हम WACC को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में सिर्फ एक वेरिएबल को एक समय पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग इम्पैक्ट इन द प्रोजेक्ट्स NPV फॉर गिवन चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स एट अ टाइम। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के आउटकम के बारे में स्टडी करते हैं किसी एक वेरिएबल को कंसीडर करके। जितना ज़्यादा आपका NPV सेंसिटिव होगा उतना ही वेरिएबल आपका क्रिटिकल होगा, समझ में? तो सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम मैच कर लेंगे थर्ड से, एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट NPV और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर गिवन चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक बार में एक ही वेरिएबल को हम कंसीडर करते हैं, ये वन वेरिएबल एट अ टाइम इंपॉर्टेंट है। तो एक का थर्ड देख लेते हैं, जिसमें नहीं उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए। नेक्स्ट है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस हमें क्या बताता है कि जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको एग्जामिन करने में हमें हेल्प करता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं वेरिएबल्स के, उनके इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं। तो यानी यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने 3 सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3। सिनेरियो 1 ये हो सकता है कि आपका JRF हो जाए, सिनेरियो 2 ये हो सकता है कि आपका नेट हो जाए जनवरी में, और तीसरा हो सकता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रिएट ना हो। तो ये आपके लिए बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। नेट आपके लिए ये एक बेस का काम करेगा, बेस केस के रूप में देख सकते हैं आप इसको। और ये जो है वर्स्ट सिनेरियो है, बहुत ही ख़राब अगर आपका ये नहीं हो रहा तो सिनेरियो एनालिसिस को हम मैच कर लेंगे फोर्थ से। तो बी का फोर्थ दोनों में ही है। सिमुलेशन एनालिसिस। सिमुलेशन एनालिसिस क्या करता है कि हमारे जो असेसमेंट है प्रोजेक्ट के आउटकम का, उसकी प्रोबेबिलिस्टिक प्रोवाइड कराता है। सिमुलेशन एनालिसिस को हम मैच कर लेंगे 1 से। अ कंप्यूटर जनरेट्स लार्ज नंबर ऑफ सिनेरियोस अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। सिमुलेशन एनालिसिस हमारे पास जो प्रोजेक्ट की आउटकम है वो जनरेट करके दे देता है बाय सिमुलेटिंग न्यूमरस पॉसिबल सिनेरियोस बेस्ड ऑन इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट रैंडम इनपुट्स फॉर की वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल से रिलेटेड चीज़ों को हम फाइंड करते हैं, जैसे रेवेन्यू, कॉस्ट, या फिर NPV को कैलकुलेट करना है, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। तो ये सिमुलेशन एनालिसिस होता है। आखिरी है डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसको हम मैच कर लेंगे सेकंड से। प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज सो दैट वी कैन बी श्योर दैट डिसीजन वी मेक टुडे। डिसीजन ट्री है, एक ट्री की तरह होता है जिसमें पोटेंशियल डिसीजंस के बारे में हमें बताया जाता है, कि मैप आउट किया जाता है किस तरीके से हम कौन सा डिसीजन लेंगे। डिसीजन जानते हैं, उसको ब्रांचेस के फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी रिस्क और रिवॉर्ड होता है उसको एक सिक्वेंशियल मैनर में दिखाया जाता है कि हम ये डिसीजन लेंगे तो उससे रिलेटेड जो रिस्क है वो क्या होगा, रिवॉर्ड है वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसे हम डिसीजन ट्री एनालिसिस कहते हैं। ये बहुत सारे जो टॉपिक हैं काफ़ी डिटेल है, इसको आप शॉर्ट वीडियो में नहीं समझ सकते, तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा आपको। फिलहाल 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ इतने ही मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस नहीं है, इसके अलावा भी मेथड्स हैं, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया और रडार हो गया जिसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कहते हैं। CE अप्रोच है जिसको हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड बोलते हैं। इसके अलावा रियल ऑप्शंस एनालिसिस होता है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस होता है। तो ये सब मेथड भी हैं जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि नेट इनकम अप्रोच जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है उसको किसने दी है। आपके ऑप्शन हैं ड्यूरेंट, वॉल्टर, गॉर्डन या मोदिगिलियानी, मिलर। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसमें अलग अलग तरीके के अप्रोच हैं। NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो तीनों जो अप्रोचेस हैं इनको दिया है डेविड ड्यूरेंट ने। MM अप्रोच आप जानते हैं,
MM अप्रोच को मोदिगिलानी एंड मिलर ने दिया है। डेविड डुरेंट ने NI अप्रोच दिया है। वॉल्टर ने आपको थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये दिया है। गॉर्डन ने भी ये दिया है। ध्यान रखना दोनों की जो थ्योरी है वो रेलेवेंट थ्योरी है और NI अप्रोच भी रेलेवेंट थ्योरी है और ये इरेलेवेंट है। तो NI अप्रोच किसने दिया है? डेविड डुरेंट ने। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ बॉमल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बॉमल मॉडल का अजम्पशन नहीं है। और आप सभी को पता है कि बॉमल मॉडल कैश मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले कैश मैनेजमेंट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। कैश आपको पता ही होगा कि कैश एक फर्म की लिक्विडिटी के बारे में बताता है और कैश करंट एसेट का भी पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, अगर हमारे पास कैश की जितनी रिक्वायरमेंट है और जितनी अवेलेबिलिटी है, यानी जितनी हमें ज़रूरत है और जितना हमारे पास कैश है, अगर उतना हमारे पास कैश है तो बिल्कुल सही है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कर लो कि हमें 1 लाख की ज़रूरत है और 1 लाख हमारे पास कैश है, तो यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी और जो अवेलेबिलिटी है वो भी सेम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। जितनी हमें कैश की ज़रूरत है उतना हमारे पास कैश होता है, तो उसे हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश कहते हैं। ये आपके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरह ही है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। देखिए, प्रॉब्लम वहीं आती है जब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबिलिटी है वो इक्वल नहीं होती है, तभी प्रॉब्लम आता है। सपोज़ कर लो कि हमें रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो 1 लाख की है, लेकिन हमारे पास कैश कितना है? 3 लाख। एक्सेस हमारे पास कितना है? 2 लाख। ये हमारे पास एक्सेसिव कैश है। अगर ये एक्सेसिव कैश है तो ये हमारे फर्म के लिए अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इस पे जो हमें लॉस होगा उसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो 2 लाख आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, इसे आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे और उस पर इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट कमा सकते थे। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का लॉस होगा क्योंकि ये आपके पास पड़े रहेंगे। ये आपके पास कैश के फॉर्म में है, तो ये आपके पास पड़े हैं, इस पर कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। तो एक तरीके का ये लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको लॉस कर रही है, ये आपको लॉस हो रहा है एक तरीके से। सपोज कर लो कि आपके पास कैश की रिक्वायरमेंट थी 1 लाख की, 1 लाख की कैश की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपके पास कैश कितना है? 50,000। तो ये जो 50,000 रुपये कम है आपके पास, इसे हम क्या बोलते हैं? इनएडिक्वेट कैश। तो इससे क्या लॉस होगा? इससे ये होगा कि आपका जो डेली ऑपरेशन है वो हैम्पर होगा, वो प्रभावित होगा, क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप काम कैसे करोगे। तो हमें हमेशा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश को मेंटेन करना होता है। समझ आ रहा है? तो इस ऑप्टिमम कैश बैलेंस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 पॉपुलर मॉडल हैं। पहला मॉडल है बॉमल मॉडल, दूसरा मॉडल है हमारे पास मिलर और मॉडल। दोनों मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लो। बॉमल मॉडल कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास कैश की डिमांड जो है वो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब क्या है? फिक्स्ड है। हमें पता है, जैसे मान लें कि आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। जब हमारे पास कैश की डिमांड सर्टेन होती है या फिक्स्ड होती है, जैसे 10 लाख, तो वहाँ पे हम बॉमल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मिलर और का मॉडल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे पास कैश की डिमांड जो है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है कि हमारे कैश की जो डिमांड है वो कितनी। तो ऐसे कंडीशन में हम मिलर और मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो सारे अजम्पशन को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है द फर्म इज अनेबल टू फॉरकास्ट इट कैश नीड विद सर्टेनिटी। अब देखिए, ये फॉरकास्ट ही नहीं कर पा रही, तो क्या यहाँ पे बॉमल मॉडल का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, अजम्पशन गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि बॉमल मॉडल में हम कैश का फॉरकास्ट सर्टेनिटी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिमांड फॉर कैश सर्टेन है, पता है। बाकी ऑप्शंस को भी इवेलुएट कर लेते हैं।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज नोन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये है इंटरेस्ट का जो हमें लॉस हो रहा है, रिटर्न फॉरगॉन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, जो इंटरेस्ट फॉरगॉन होता है, इंटरेस्ट का जो लॉस होता है वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो ये पता होता है हमें, ये बिल्कुल सही है। द फर्म विल इंकर सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट वेन एवर इट कन्वर्ट सिक्योरिटीज टू कैश। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या मतलब है कि जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को जब कैश में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए सिक्योरिटीज को कैश में। फॉर एग्जांपल क्लरिकल कॉस्ट है, ब्रोकरेज है, कुछ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है या कुछ अदर कॉस्ट है, इनको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, द फर्म कैश पेमेंट ऑकर यूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो भी कैश पेमेंट होता है वो एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ये भी अजम्पशन है बॉमन मॉडल का। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि कौन सा अजम्पशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस आर्बिट्रेज प्रोसेस। आपको बताना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सी थियरी है जो आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में डिस्कस करती है। आपके ऑप्शन है ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच, एनओआई अप्रोच या फिर एनआई अप्रोच। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो मैंने पहले से ही लेक्चर बना लिया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक एक ऑप्शन को इवेलुएट कर लेते हैं। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो रेलेवेंट थियरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। रेलेवेंट थियरी का क्या मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म विल अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये दोनों को प्रभावित करेगा। और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक डेट और इक्विटी का राइट कॉम्बिनेशन जहां पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा। इसे ही हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, जहाँ पे जो कर्व होता है वो यू शेप का होता है। डिटेल में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सर्टेन पॉइंट तक अगर आप डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट से अधिक आप यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एमएम अप्रोच ये कैपिटल स्ट्रक्चर की इररिलेवेंट थ्योरी है, जो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म विल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच जो है वो आर्बिट्रेज के बारे में बात करता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस का क्या मतलब है कि एक ऐसा एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जिसमें हम एसेट और सिक्योरिटीज़ को एक मार्केट से जहाँ पे लोअर प्राइस होती है वहाँ से खरीदते हैं और उसे दूसरे मार्केट में सेल कर देते हैं विथ हाई प्राइस। तो लॉन्ग टर्म में होता क्या है कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो रिस्टोर हो जाता है, इसे ही हम आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में बताया था एमएम अप्रोच ने। एमएम अप्रोच आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में बात करता है। एनओआई अप्रोच देख लेते हैं, ये भी एक इररिलेवेंट अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो ये कहता है कि आपका जो केओ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। ये आपका रेलेवेंट थ्योरी है, जो ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप डेट लगाएंगे उतना ही आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और केई जो है वो कांस्टेंट होगा। जितना ज़्यादा आप डेट लगाओगे उतना ज़्यादा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि केई जो है वो कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि डेट डज नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनआई अप्रोच में ये अजम्पशन माना गया है कि डेट, क्योंकि आप जानते हैं कि डेट जो है रिस्कियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे मान्यता ये है कि डेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है वो चेंज नहीं होगा। इसी वजह से केई जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा थियरी है कैपिटल स्ट्रक्चर का जो आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में डिस्कस करता है, तो वो है मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको के ओ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है
ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ परपेचुअल बॉन्ड फेस वैल्यू इज 100 is sold as well as redeemed at par having coupon rate of interest being 7% and corporate tax rate is 30%। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले जान लो डेट, जिसे यहाँ पे हम बॉन्ड कह लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें देखना होता है कि डेट आपका किस तरीके का है। दो तरीके का डेट है, एक होता है रिडीमेबल डेट और एक होता है रिडीमेबल, या इसी को हम परपेचुअल डेट भी कहते हैं। रिडीमेबल का मतलब क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद यानी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका डेट का जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। और इररिडीमेबल या फिर परपेचुअल डेट का क्या मतलब है कि आपका एक सर्टेन पॉइंट के बाद पेमेंट नहीं किया जाएगा, जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है परपेचुअल बॉन्ड के बारे में, यानी एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको पेमेंट नहीं होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी ही है, आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट देखिए 7% है। नेट प्रोसीड का क्या मतलब है, कितना आपने डेट लिया है, तो 100 रुपये लिया है। 1 माइनस टी तो 30% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। 7 इंटू 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, 4.9% ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सिक्वेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। आपके सामने कुछ स्टेप दे रखे हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये है कि जो भी पैसा आपने लगाया है बिजनेस में, वो पैसा आपको वापस मिल जाना। वो जो टाइम फ्रेम होता है, कितने समय में आपने जो पैसा लगाया वो वापस आपको मिल जा रहा है, वो नंबर ऑफ डेज जो है वही ऑपरेटिंग साइकिल होता है। यानी मैंने आज पैसा लगाया बिजनेस में और 15 दिन बाद वो हमें रिटर्न मिल गया, या 30 दिन बाद, या 60 दिन बाद, 40 दिन बाद वो पैसे हमें वापस मिल गए, तो उसे ही हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अब आपको पता है कि अगर आज हमने सेल किया तो तुरंत हमको कैश नहीं मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपने आज सेल किया और तुरंत आपको कैश नहीं मिलेगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल एज ऑपरेटिंग साइकिल। आपको पता है कि आज प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ और डेटर से जो हमें पैसा मिल रहा है उसके बीच में एक टाइम गैप होता है, तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल दो लोगों के लिए होता है। पहला तो एक ट्रेडिंग फर्म होता है जो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स को खरीदती है और बेचती है, और दूसरा होता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो रॉ मटेरियल ला रहा है और उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर रहा है, फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद डेटर से उसको पैसा मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे। रॉ मटेरियल पहला स्टेप हो जाएगा। भाई, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का क्या मतलब है कि रॉ मटेरियल को हम वर्क इन प्रोग्रेस में कितने समय में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करोगे वर्क इन प्रोग्रेस में। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, यानी वर्किंग प्रोग्रेस को हम कितने टाइम में कन्वर्ट करते हैं। वर्किंग प्रोग्रेस से क्या होगा, फिनिश गुड्स बनेगा हमारे पास। समझ में आया? फिनिश गुड्स हो जाएगा तो हम उसे बेचेंगे, तो फिर जो भी हमारे पास रिसीवेबल हैं, डेटर्स वगैरह हैं, वो हमें पैसा देंगे। फिर अगर हमें किसी को पैसा देना है तो वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें क्रेडिट पीरियड मिलता है। अगर हमने सपोज कर लो कि आज 1/10/2024 हमने आज प्रोडक्ट सेल किया,
तो अगर हम ये बोलते हैं अपने डेटर्स को, जिसको भी हमने उधार माल बेचा है, उसको बोलते हैं कि 10 दिन के बाद तुम हमें पैसा देना, तो ये 10 दिन का हमें उन्हें समय देना पड़ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से जब मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं कहीं से, उनको भी पेमेंट करना होता है, तो ये आखिरी में हम कंसीडर करते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी इन इंडिया, फॉलोइंग आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कंप्यूटिंग कैश फ्लोज इन द टर्मिनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। आपसे कैपिटल बजटिंग से एक क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते समय जब हम टर्मिनल ईयर तक पहुंचते हैं तो कैसे हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे हम किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। आपको ये पता है कि हर प्रोजेक्ट का एक टाइम फ्रेम होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपको पता है कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है, इसी डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाना है और ये जो प्रोजेक्ट ए है वो 5 साल में कंप्लीट होगा, तो ये जो आखिरी साल होगा, 5th ईयर जो होगा, इसे ही हम टर्मिनल ईयर कहते हैं। टर्मिनल ईयर का क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट का वो आखिरी साल जिसमें प्रोजेक्ट जो है वो कैश फ्लो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, पैसा बिजनेस में आना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम टर्मिनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उस टाइम पे हम कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हैं। तो किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सारे ऑप्शंस को साथ के साथ इवेलुएट भी कर लेते हैं। पहला है टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसे हम कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि हम एक सपोज कर लो कि एक कंपनी है, उसके पास 2 एसेट हैं, एक एसेट से उसको लॉस हो रहा है, एक एसेट से प्रॉफिट हो रहा है। सपोज कर लेते हैं एसेट ए है, इसको बेच के 1 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। एसेट बी है, उससे 40,000 का इसको लॉस हो गया है, तो इसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60,000। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लॉस होता है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं किसी दूसरे गेन से। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है कि देखिए प्रोजेक्ट के जो एंड होता है जिसे हम टर्मिनल ईयर कहते हैं, प्रोजेक्ट के एंड में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है आपको? नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि उस कैश को या जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसको हम रिलीज कर देते हैं या कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसे हम कैश इनफ्लो ट्रेड करते हैं इन द फाइनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये एक तरीके का हमारे पास कैश इनफ्लो है, तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में हमें टैक्स सेविंग होता है, तो इसे हम कंसीडर करते हैं। टैक्स सेविंग कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपका ये जो प्रॉफिट है ये 60,000 पे 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है टोटल टैक्स कितना हो गया? 18,000। ये है विथ एडजस्टमेंट, यानी आपने लॉस को सेट ऑफ कर दिया तब आपका टैक्स 18,000 बन रहा है। मान लो कि ये एडजस्टमेंट आप नहीं करते, तब क्या होता? टोटल प्रॉफिट आपका 1 लाख है, तो 1 लाख पे 30% कितना हो जाएगा? 30,000। यानी कि पहले आपका जो विदाउट एडजस्टमेंट है वो टैक्स कितना बन रहा है? 30,000। लेकिन अब आपने 18,000, अगर एडजस्टमेंट आप करते हो तो आपको 18,000 देना पड़ रहा है, तो बचत कितना हो रहा है? 12,000। इसी को हम टैक्स सेविंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको कंसीडर करते हैं। तो ए, सी और डी जो है वो कंसीडर किया जाएगा वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्लो इन द टर्मिनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर assumptions of Gordon's dividend capitalization मॉडल। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गॉर्डन मॉडल का assumption है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। आप देख लो, डिविडेंड से क्वेश्चन पूछा है, तो डिविडेंड की थियरीज आपको पता होना चाहिए। एक तो होती हैं रेलेवेंट स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा होता है इररेलेवेंट स्कूल ऑफ थॉट।
ऐसी थियरी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को रेलेवेंट मानती हैं और ऐसी थियरी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को इररेलेवेंट मानती हैं। तो इररेलेवेंट थ्योरी कहती है डिविडेंड पॉलिसी विल अफेक्ट द अर्निंग पर शेयर, और जो इररेलेवेंट है वो बोलती है डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट अफेक्ट द अर्निंग पर शेयर। इररेलेवेंट में आपको पता है एमएम अप्रोच है, एमएम थ्योरी है। रेलेवेंट में मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। इसमें है वॉल्टर्स थ्योरी, जिसको हम वॉल्टर्स मॉडल कहते हैं। दूसरा है गॉर्डन्स मॉडल। तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। चौथा है लिंडर मॉडल। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सारे अजम्पशन देख लेते हैं। गॉर्डन हमें पता है कि ये रेलेवेंट थ्योरी है। पहला है नो टैक्सेस, तो गॉर्डन ने ये अजम्पशन माना था कि कोई भी टैक्स नहीं है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम केओ कहते हैं, इज लेस देन ग्रोथ, तो ये गलत है। ये लेस देन नहीं होगा बल्कि मोर देन होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन जी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है नो इंटरनल फाइनेंसिंग, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग ही यहाँ पे होता है, कोई भी डेट नहीं होता है, तो ये भी गलत है। कांस्टेंट रिटेंशन, ये भी सही है। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी अजम्पशन सही है। इसके अलावा वो फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, ये भी एक अजम्पशन होता है। तो आपने देखा कि ए, डी और ई ये जो है अजम्पशन है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब गॉर्डन का जो फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू करंट ईयर डिविडेंड 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, या फिर होता है करंट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू E1 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर। पीओ का क्या मतलब है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, MPS। आज मेरे टैबलेट में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, शुरू से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। DO का क्या मतलब है? करंट ईयर डिविडेंड, और G का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ फर्म, और K का मतलब आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। E1 का मतलब है अर्निंग फॉर द ईयर, B इज योर अमाउंट रिटेन्ड, R इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग, और BR को कलेक्टिवली हम ग्रोथ रेट कहते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है और लिस्ट 2 में उसका मतलब दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। एक एक चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क एक सिस्टम जनरेटेड रिस्क होता है जो सभी फर्म के लिए एक समान होता है और इक्वली इम्पैक्ट करता है टू ऑल। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स, अगर इनकम टैक्स लॉ है, अगर उसने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया है, फॉर एग्जाम्पल पहले 30% था, अब 35% कर दिया है, तो ये एक तरीके का सिस्टमैटिक रिस्क होगा क्योंकि सभी पे ये समान तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो सिस्टमैटिक रिस्क को हम मैच कर लेंगे इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट है बीटा। बीटा का साइन इस तरीके से होता है। बीटा जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क को बताता है। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा जिसमें आपने कैपएम मॉडल पढ़ा होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बीटा है वो सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में ही बताता है और इसे हम सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट या वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो B का हम मैच कर देंगे सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट। अब समझ लो बीटा का मतलब क्या है। बीटा जो है वो ये बताता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस जो है चेंज हो रहा है, और चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में चेंज होने की वजह से स्टॉक के प्राइस में चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है, यानी मार्केट में चेंज होने से स्टॉक प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, ये बीटा बताता है। अगर सपोज कर लो कि बीटा का जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है जितना मार्केट में चेंज हो रहा है उतना ही आपका रिस्क भी चेंज होगा, बीटा भी चेंज होगा। अगर मान लेते हैं बीटा की जो वैल्यू है वो 1.5 है, यानी मार्केट में जितना चेंज हो रहा है उससे 1.5 टाइम्स जो है वो सेंसिटिव होगा आपका बीटा।
समझ में है। नेक्स्ट है रिस्क फ्री रेट। यहाँ पे देखिए RF का क्या मतलब है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ऐसे जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि जहाँ पे आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे अगर आपने सपोज कर लो कि गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये रिस्क फ्री रेट है, तो ये किसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी कम होगा, 4% या 5% ही आपको इनकम मिलेगा, बट रिस्क कम होगा। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कंपनसेशन है फॉर टाइम। मतलब आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक में 1000 रुपये और आपने समय दे दिया तो 4-5% आपको मिल जाएगा। हालांकि स्टॉक में तो नहीं मैं बात करूंगा, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपने 1-2 साल छोड़ दिया तो उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। और अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप मैच करा सकते हैं 4 से, जो है कॉम्पिटिटर्स एंटर इन द मार्केट। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या मतलब है कि जो आप खुद से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे आप JRF करना चाहते हो तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये आपने खुद से इम्पोज किया है। अगर आप किसी ऐसे मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंटर करेंगे, तो ये आपने खुद से ये जो रिस्क है बुलाया है, तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क हो जाएगा। तो आप A से B को मैच कर लोगे तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने कॉन्सेप्ट दे रखा है और मीनिंग दे रखा है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया है जिसको हम PI कहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने दे रखा है और उसका मीनिंग दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कैपिटल बजटिंग टेक्निक से। बेसिकली ये फॉर्मूला ही है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आपसे पूछ दिया गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप डिवाइड का सिंबल बना लिया करो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, CI मतलब कैश इनफ्लो है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही होगा। तो देखिए 4th यही दिया है। अपॉन का क्या मतलब है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इसका हम 3rd ले जाएंगे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, या रेट के बारे में बात हो रही है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, सारा फॉर्मूला ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आपने पढ़ा होगा ना कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जहाँ पे आपकी NPV की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यही फॉर्मूला है, मैच करा के देख लेते हैं। 3rd का क्या हो जाएगा 1। रेट दैट इक्वेट्स, जहाँ पे आपका बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट आउटले विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रिसीव्ड आफ्टर 1 पीरियड, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर हो जाए, वही होगा। MIR जो है वो कंपाउंडिंग रेट के बारे में बात करता है, तो उसको हम मैच कर लेंगे 2nd से, कंपाउंडिंग एवरेज एनुअल रेट। समझ में? तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशन अंडर MM थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आपको बताना है कि MM थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का कौन सा अजम्पशन है। फिर देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो MM थ्योरी है वो आपका इररिलेवेंट थ्योरी है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट या इक्विटी कोई भी यूज़ करो उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यही इसका कंक्लूजन है। और जो MM थ्योरी है वो सिर्फ एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देता है आर्बिट्रेज प्रोसेस के रूप में कि ये आपका जो KO है वो क्यों कांस्टेंट होगा, इसका जस्टिफिकेशन ये थ्योरी देता है। तो सारा अजम्पशन पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिर से देखो आपको MM थ्योरी का अजम्पशन पूछ लिया गया, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, तो ये अजम्पशन है। MM थ्योरी का जो अजम्पशन था वो ये था कि जो आपका कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है और कोई भी सिंगल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को अकेला प्रभावित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस एक्सपेक्टेशन, तो ये गलत है, इसके जगह पे होमोजीनस एक्सपेक्टेशन था, सारे जो इन्वेस्टर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन सेम है। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ टैक्सेस, तो ये भी अजम्पशन है, लेकिन ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ 1958 तक थी। इसके बाद 1963 में
जब दूसरी बार अप्रोच आई थी तो वहाँ पे इस टैक्सेशन वाले अजम्पशन को हटा दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1961 में हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट आया था। तो उसके बाद 1963 में जब भी ये थ्योरी बनाई गई दोबारा, तो वहाँ पे टैक्सेशन को इंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि टैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, ये भी अजम्पशन है। इक्विवेलेंट रिस्क क्लास का क्या मतलब है कि जो फर्म्स होंगी उनको एक ही तरीके के रिस्क क्लास में कैटेगराइज कर दिया जाएगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक फर्म जो हैं जो कि सेम बिजनेस कर रही हैं, सेम एसेट लगा रही हैं, सेम EBIT है और सेम मार्केट में प्रेजेंट है, उनको हम एक तरीके के रिस्क क्लास में इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे एक जो बहुत कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है वो ये है कि 100% डिविडेंड पे आउट जो है वो थ्योरी में इंक्लूडेड है कि नहीं। मैंने बहुत सारी किताब को खंगाला है, देखा है। IM पांडे की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है उसको भी मैंने देखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने कंक्लूजन निकाला है कि ये जो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये आपका जनरल अजम्पशन है। जनरल अजम्पशन है मतलब जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर की जनरल अजम्पशन पढ़ेंगे तो उसमें 100% पे आउट है, बट थ्योरी में स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है और NTA ने भी इसको इंक्लूड नहीं किया है, तो इसको हम भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको कुछ टॉपिक का नाम दे दिया है, लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड फॉर्मूला दे रखा है। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आइए मैच करते हैं। फर्स्ट है CAPM मॉडल, CAPM मॉडल जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फॉर्मूला क्या है? KE = RF + बीटा ब्रैकेट में RM - RF। KE की जगह पे RE भी लिखते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। फर्स्ट को सेकंड से मैच कर लेंगे। RE = RF + बीटा ब्रैकेट में RM - RF। RE का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट है गॉर्डन मॉडल जो कि डिविडेंड की मॉडल है। उनका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले मैंने आपको बताया था 1 - B KE - BR। तो सेकंड का हम मैच करा लेंगे फोर्थ से, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया था पीछे। ध्यान रखना ये अर्निंग है, ये अर्निंग है, ध्यान रखना। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको मैच करा देंगे हम फर्स्ट से। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे E देखो, ये आपको इक्विटी के बारे में बात कर रहा है और गामा E जो है वो आपको वेट ऑफ इक्विटी के बारे में बात कर रहा है। D जो है डेट के बारे में बात कर रहा है और गामा D जो है वो वेट ऑफ डेट है। और 1 - TC, TC का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट। मैं लिख देता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट। आज मेरे टैबलेट में कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको बोल दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मॉडल। ये ट्रेडिशनल मॉडल है डिविडेंड डिसीजन का, जो कि एक रेलेवेंट मॉडल है, आप सभी को पता है। इसको दिया है बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड ने, जिसको हम ग्राहम एंड डॉड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला है PO = M ब्रैकेट में D + E/3। PO का क्या मतलब है या P का क्या मतलब है? मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। M जो होता है वो मल्टीप्लायर है, ठीक। D का क्या मतलब है? डिविडेंड पर शेयर। E का क्या मतलब है? अर्निंग पर शेयर। और ये 3 जो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, 3 वहाँ फॉर्मूला में है। तो D को हम थर्ड से मैच कर लेंगे। समझ में आया? एक चीज़ और ध्यान रखना ट्रेडिशनल मॉडल से कि वो ये कहता है कि अगर आप एक स्टेबल डिविडेंड देते हो तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए हमें डिविडेंड पे आउट में स्टेबिलिटी लानी चाहिए। ये बात कही गई थी ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिर से मैच द कॉलम दे रखा है। 2 लिस्ट आपके सामने है। लिस्ट 1 में आपके सामने ट्रेडर के बारे में दिया है और लिस्ट 2 में फंक्शन या एक्टिविटी के बारे में दिया गया है। तो मैच कराते हैं। आपको हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेजर और स्कैल्पर के बारे में दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हेजर के बारे में जानते हैं। हेजर कौन होता है? वो पर्सन या वो इन्वेस्टर हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करता है, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क। फर्स्ट को मैच करेंगे सेकंड से। स्पेकुलेटर कौन होता है? स्पेकुलेटर वो होता है जो रिस्क उठाता है,
वन हु टेक रिस्क। तो यहाँ पे सेकंड को थर्ड से मैच करा देंगे। टेकिंग इंक्रीज्ड रिस्क विलिंगली, जानबूझ के आप रिस्क उठा रहे हो। आर्बिट्रेजर कौन होता है? जो मिसमैच होता है प्राइस में दो अलग अलग मार्केट में, उसका एडवांटेज उठाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेजर। आपने शुरुआत में आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। दो मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी। मार्केट ए में उसने लोअर प्राइस में खरीदा, मार्केट बी में हायर प्राइस पे उसको बेच दिया। तो ये एडवांटेज लेने वाला पर्सन जो होता है उसे हम आर्बिट्रेजर कहते हैं। स्कैल्पर क्या है? स्कैल्पर भी एक तरीके का ट्रेडर होता है जो बहुत ही शॉर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड करता है, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो ट्रेडिंग में अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड करता है और उसके बाद वो बेच देता है। और स्कैल्पर का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो छोटे छोटे ट्रेड करे और स्मॉल गेन अचीव कर सके। ठीक है, और ये फॉरेक्स, स्टॉक, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्कैल्पर कौन होता है? जो कि फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करता है। जनरली वो कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड तक के लिए ही वो स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं करते। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। आपको कुछ ऑप्शन दे रखा है और आपको कह रहा है सिक्योरिटाइजेशन के जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस में आपको करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है। देखिए, सिक्योरिटाइजेशन जो टॉपिक है वो काफ़ी इन डेप्थ है, उसको 2 मिनट किसी क्वेश्चन में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। देखिए, सिक्योरिटाइजेशन या डेट सिक्योरिटाइजेशन दोनों का मतलब एक ही है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है, तो जब SPV जो सिक्योरिटीज़ है उसको इशू करता है तो इसे ही हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। जब SPV सिक्योरिटी को इशू करता है, तो इसे ही हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। अब SPV को हम SPV और SPE भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? SPV का मतलब होता है स्पेशल व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल, या फिर स्पेशल पर्पस एंटिटी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है और SPV जो है सिक्योरिटी को क्यों इशू कर रहा है और इसे सिक्योरिटाइजेशन क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक स्टोरी सुन लो। जैसे बैंक है, बैंक आप सभी को पता है कि वो बोरोवर को लोन देता है और बदले में वो सिक्योरिटीज़ रखता है। सिक्योरिटीज़ इन अ फॉर्म की आपके ज़मीन के जो कागज़ हैं वो उनके पास होते हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशंस खुद फाइनेंस की ज़रूरत पड़ जाए उसे। आपको पता है जब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं होगा तो उसे पैसे की ज़रूरत होगी। और पैसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सपोज़ कर लो बैंक के पास पैसे हैं तो वो एक बंदे को लोन दिया, फिर दूसरा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, चौथा बंदा आएगा, ऐसे से वो लोन देता रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब उसके पास पैसे नहीं होंगे फर्दर लोन देने के लिए, लेकिन उसके पास जो भी मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ हैं वो उनके पास होंगी। मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी के पेपर्स उनके पास एज अ सिक्योरिटी रखा होगा। तो बैंक क्या करते हैं कि जब उनके पास ये जो सिक्योरिटीज़ रखी होंगी, जिनको हम बोलते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, जो कि लोन देते समय बैंक सिक्योरिटीज़ अपने पास रख लेती है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, तो उस सिक्योरिटीज़ को वो क्या करती है कि आगे किसी एक सेपरेट एंटिटी को दे देती है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, उसे ये दे देती है। तो हालांकि ये जो पेपर है वो तो इलिक्विड एसेट है, मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोगों का एक डॉक्यूमेंट है, ज़मीन के कागज़ ये सब, जिनको हम मॉर्गेज पूल कहते हैं। सभी सारे बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट होता है, तो वो इलिक्विड एसेट है, उससे बैंक को कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो उसे लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करने के लिए, पैसे लाने के लिए वो एक अलग सेपरेट एंटिटी को कॉन्टैक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं SPV। SPV को अपॉइंट करता है और SPV बेसिकली क्या है कि एक एजेंट होता है जो बैंक के बिहाफ पे काम करता है। SPV एक दूसरे एजेंसी को हायर करता है जिसे हम बोलते हैं CRA, जिसका मतलब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब ये क्या करता है कि जो भी मॉर्गेज पूल होता है उसको वो रेटिंग देता है और बदले में पैसा ले लेता है। तो ये जो CRA है जो सिक्योरिटीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट करता है, जैसे
सिक्योरिटीज़ को ट्रिपल ए कैटेगरी में करता है, डबल ए कैटेगरी में करता है और सिंगल ए कैटेगरी में करता है। ये जो CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो सिक्योरिटीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। अगर किसी भी सिक्योरिटीज़ को ट्रिपल ए दे दिया गया है तो इसका क्या मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर जो है सिक्योरिटीज़ है। अगर 2 ए मिला है तो इसका मतलब क्या है, लिटिल सिक्योर है। और अगर मान लेते हैं कि ए मिला है, सिंगल ए, तो लीस्ट सिक्योर्ड सिक्योरिटीज़ हैं। तो SPV क्या करता है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके रेटिंग के आधार पे सिक्योरिटीज़ को री इशू कर देता है, जिसे हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। अब ये ध्यान रखो कि इसका इंटरेस्ट रेट भी होता है। सिक्योरिटीज़ की जो वर्थ होती है, यानी कि कितनी रेटिंग है, उसके आधार पे रेट भी अलग होगा। ज़्यादा सिक्योर्ड है तो उसका इंटरेस्ट जो रेट है वो कम होगा, 5% मान लेते हैं, लो होता है। अगर लिटिल लेसर सिक्योर्ड है तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो मॉडरेट लेवल पे होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, यानी लीस्ट सिक्योर्ड सिक्योरिटीज़ है, तो उसका इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि खतरा ज़्यादा है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके बिहाफ पे SPV जो है वो सिक्योरिटीज़ को इशू करता है मार्केट में और पैसा बैंक के पास वापस चलाता है, यानी पब्लिक से ही पैसा लेके वापस बैंक के पास पैसा हो जाता है और आगे वो फर्दर जो भी पैसा लेने के लिए लोग आ रहे हैं उनको वो पैसा दे देता है, एक तरीके से लोन के फॉर्म में। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, उसके बारे में डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सिक्योरिटाइजेशन का जो पायनियर था, यानी जो सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो सिटी बैंक था इंडिया में। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले सीजनिंग होता है। सीजनिंग का मतलब क्या है कि हमें ये देखना होता है कि जो भी लोन हमसे बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो लोन दिया गया है वो कितने टाइम में वो चीज़ें उनको मिल रही हैं, यानी जो भी बोरोवर है वो ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे चेक करना ही सीजनिंग कहा जाता है। अगर मान लो कि बोरोवर जो है वो ऑन टाइम पेमेंट कर दे रहा है तो इसे हम कहेंगे कि जो लोन हमने दिया है वो सीजनड है, इसे हम सीजनड लोन कहते हैं। समझ में? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोरोवर ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है तो बैंक के पास पैसा होगा, तो ऐसे में वो फर्दर बोरोवर को लोन दे सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रेडिट इन्हेंसमेंट कितना किया जा सकता है। क्रेडिट इन्हेंसमेंट का क्या मतलब है कि जो क्रेडिट की जो वर्दीनेस है उसको कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे हम एक्सटर्नल गारंटी दे सकते हैं। तो दूसरा वो क्या आता है। अगर ये भी नहीं होता है तो हम SPV को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को हम अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, फिर जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, जो भी हम पेपर्स हमारे पास हैं जिनको हम मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ कहते हैं, MBS, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, ये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल को, SPV जिसको बोलते हैं। फिर वो SPV जो है वो आखिरी में सिक्योरिटीज़ को इशू कर देता है पैसे लेने के लिए, पैसे उठाने के लिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि SPV जब सिक्योरिटीज़ को इशू करता है तो उसे हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताया है, इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि बैंक, मैंने आपको यहाँ बोला बैंक के बारे में कि जो बैंक लोन दे रहा है उसके पास पैसे नहीं हैं, तो जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सिक्योरिटाइजेशन जो एक तरीका है डेट सिक्योरिटाइजेशन, इसका इस्तेमाल करता है जो भी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको वापस से री इशू करने के लिए। तो ये जो बैंक होता है इसे हम ओरिजिनेटर बोलते हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं अभी इतने कम समय में आपको नहीं बता सकता, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं डिटेल में एक लेक्चर आप सभी के लिए लेके आऊँगा। तो करेक्ट सीक्वेंस आप मैच कर लोगे, 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ विबग्योर फैब्रिक्स सब्सक्राइब्स टू द NOI अप्रोच
and believes that its cost of debt and overall cost of capital will be 9% and 12% respectively if debt equity ratio is 0.8. What is the cost of equity? आपको cost of equity कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे विबग्योर फैब्रिक है, तो एक मैनेजमेंट है विबग्योर फैब्रिक की, वो एनओआई अप्रोच को यूज़ कर रही है। एनओआई अप्रोच क्या है? ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की इररिलेवेंट थ्योरी है। वो ये कहती है कि आप कितना भी डेट यूज़ कर लो, कितना भी इक्विटी यूज़ कर लो, उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म विल नॉट चेंज। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, साथ के साथ मैं लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ डेट आपको 9% दे रखा है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दे रखा है 12% और डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है 0.8 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट, डेट अपॉन इक्विटी। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 आपको दिया ही है, प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 9% है और ये है 0.8। कैलकुलेट कर लेंगे 12 प्लस 9 3 12, 3 हो जाएगा 0.12 प्लस 8 3 का 24, 2.4 हो जाएगा 14.4%। ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो गया। ये फॉर्मूला नोट कर लो, आने वाले टाइम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशन 2 ऑफ मोदी-गिलानी मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए एमएम थ्योरी से एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो एमएम थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की वो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट का मतलब क्या है कि आप डेट यूज़ करो चाहे इक्विटी यूज़ करो, उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म विल नॉट चेंज। ये आपको बताता है एमएम थ्योरी और उसमें एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन भी दिया गया। अब यहाँ पे एमएम थ्योरी की सेकेंड प्रपोजिशन पूछी गई। देखिए 2 प्रपोजिशन दी गई हैं। फर्स्ट प्रपोजिशन जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म के बारे में बात करती है और सेकेंड प्रपोजिशन है वो बात करती है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी इंक्रीज होगा। मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये आपका डेट और इक्विटी रेशियो है। देखिए ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट है और ये केओ है। देखो केओ में कोई चेंज नहीं होगा, आपको पता है केओ और केडी जो है वो कांस्टेंट होंगे और जो केई है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा कि एमएम थ्योरी में ये बताया गया कि जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो रिस्क है वो भी बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि जब रिस्क बढ़ेगा तो जो भी इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा रिटर्न भी डिमांड करेंगे। इसीलिए आपको पता है कि कम रिस्क करोगे तो कम रिटर्न होगा, ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न होगा। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स इंक्रीज विथ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है? डेट। जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहोगे वैसे वैसे रिस्क जो है वो भी बढ़ता रहेगा। रिस्क का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशन है वो भी चेंज हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा डिमांड करेंगे। समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना। तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, मैं फटाफट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करोगे, यानी कि आप देखोगे कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कितने प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डी आपका
पहला हो जाएगा तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आप करोगे कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को असेंबल कर लोगे एक तरफ, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया। फिर आप डिसीजन लोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है। आप मान लो यहाँ पे मैंने बी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया कि मैं बी प्रोजेक्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा है, कितना पैसा हमें रिटर्न मिल सकता है। फिर आखिरी में कैपिटल बजट डिसाइड करेंगे और अप्रोप्रिएशन करेंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पैसा, तभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। बहुत ही यार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लो, बार बार आता है एग्जाम में। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स फॉलोज द डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कैपिटल बजटिंग का टेक्निक है जो डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब आपको पता है कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है वो दो तरीके के हैं। एक तो है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और दूसरा है डिस्काउंटिंग टेक्निक। समझ में? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, ये टी है। समझ में आया? नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक का क्या मतलब है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करते, और डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी टुमारो। अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो कि आज अगर 100 रुपये मिले या एक साल बाद हमें 100 रुपये मिले, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सर आज के टाइम पे ही 100 रुपये मिल जाए, एक साल बाद मिलेगा तो क्या ही पता हम क्या कर लेंगे उस टाइम पे। आज मिलेगा तो उसे हम इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो जो रुपए हमें आज मिल रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू जो रुपए हमें एक साल बाद मिल रहा है। यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो जो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है, जिसको हम ट्रेडिशनल टेक्निक कहते हैं, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करता। कौन कौन से टेक्निक? पहला है पे बैक पीरियड, दूसरा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है पोस्ट पे बैक पीरियड। देखिए पे बैक पीरियड में क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि कितने साल में जो भी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो रिकवर हो जाएगा। सपोज कर लो हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हर साल हमें 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो यानी 10 साल में हमने ये पैसा रिकवर कर ली। लेकिन पोस्ट पे बैक पीरियड में हमें क्या होता है कि हमें टाइम तो पता होता है ये कितने साल में हम निकाल रहे हैं पैसा, लेकिन वैल्यू भी पता चलती है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि हमने जो 10 लाख रुपए लगाए हैं वो 10 साल में रिकवर हो जाएगा, लेकिन 10 साल बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता। और 10 साल के बाद की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे पोस्ट पे बैक पीरियड में हमें पता चल जाती है। तो ये आपका नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है। डिस्काउंटेड टेक्निक की बात करें तो पहला होता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या जिसको हम लोग बोलते हैं BCR, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्काउंटेड टेक्निक है। NPV होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो ये आपका नॉन डिस्काउंटिंग है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, पे बैक पीरियड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। तो यहाँ पे होता है डिविडेंड यील्ड, जो आपको डिविडेंड मिला, प्लस एक्सपेक्टेड ग्रोथ डिविडेंड, ये आपका फॉर्मूला। ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ बताने ऐसा नहीं है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यूएशन फॉर्मूला बेस्ड ऑन वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड थियरी के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
P इज इक्वल टू डी प्लस आर ब्रैकेट में ई माइनस डी अपॉन के अपॉन के, या फिर एक और फॉर्मूला है P इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी आर बाई के अपॉन के। ये फॉर्मूला है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मैं ई माइनस डी कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बात कर रहा है, रिटेन अर्निंग्स के बारे में बात करता है, समझ में आया। और वॉल्टर मॉडल जो है वो रेलेवेंट थियरी के बारे में बात करता है, यानी डिविडेंड पे आउट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अजम्पशन भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेन अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, आर एंड के रिमेन कांस्टेंट, अ फर्म हैज इनफाइनाइट लाइफ। समझ में आया। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, हर क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लो, या जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ उसमें ही नोट कर लो। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चन लिखने के लिए। लिख लो और रिवाइज करो, अदरवाइज क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि लेक्चर देख के आपको याद हो जाएगा तो याद नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा।